नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार के कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अब खुद मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। राज्य के एक पुलिस इंस्पेक्टर की शिकायत पर अकोला जिले की पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में 0 एफआईआर दर्ज कर ली है। इस एफआईआर को जांच के लिए थाने पुलिस को रेफर किया गया है। अकोला जिले में दर्ज हुई एफआईआर। अकोला में दर्ज हुई इस एफआईआर में परमबीर सिंह और डीसीपी पराग मनेरे समेत 26 के नाम दर्ज है। सभी आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। इनमें आपराधिक षड्यंत्र रचने, सबूतों को खत्म करने और SC/ST का उत्पीड़न करने के आरोप शामिल है। ये रिपोर्ट पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव घाड़गे ने दर्ज करवाई है। घाड़गे का आरोप है कि जब परमबीर सिंह थाने पुलिस में तैनात थे, तब उनसे तैनाती के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। घाड़गे का कहना है कि उन्होंने परमबीर सिंह और रिश्वत वसूली में शामिल दूसरे अफसरों के खिलाफ तब कई शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। कई सालों बाद अब जाकर परमबीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। न्याय टीवी के मुंबई ब्यूरो प्रमुख कृष्णकांत रोकड़े ने पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव घाड़गे से टेलीफोन पर बातचीत की। घाड़गे सर नमस्कार। हेलो नमस्कार, बोलिए ना। मैं कृष्णकांत बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोले। हाँ सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपका। तो थैंक यू। आपने इतने दिन के बाद कम से कम ये मामला दर्ज तो पुलिस को करना पड़ा और ये मामले की इंक्वायरी तो होने लगी है कल से। बिल्कुल। और सर ये जो मामला है एक्चुअल में ये दाखिल नागपुर में हुआ है ना? अकोला में दाखिल करके उधर भेजा है। अकोला में दाखिल हुआ है और 0 नंबर से ट्रांसफर हो रहा है। एक्चुअली कौन सी केस में उनके ऊपर एट्रोसिटी दाखिल हुआ है? ये फॉल्स फायरिंग केस है। नहीं, और बहुत से मामले हैं, अभी चल रहा है, एक देखते क्या होता है। जी। लेकिन चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतनी साल से आपने तकलीफ झेली है और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं न्याय मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। बिहार के सीवान के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से निधन हो गया है। इसकी पुष्टि भी तिहाड़ प्रशासन की ओर से कर दी गई है। हालांकि सुबह से ही पूर्व सांसद के निधन की खबरें सोशल मीडिया समेत कई न्यूज पोर्टल और न्यूज चैनलों पर चलनी शुरू हो गई थी, लेकिन उनके निधन की आधिकारिक पुष्टि नहीं होने की वजह से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन को कोरोना संक्रमण के बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल से उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना से संक्रमित होने के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को चिकित्सीय निगरानी और समुचित इलाज मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था। इससे पहले पिछले साल सितंबर में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पिता शेख मोहम्मद हसीबुल्लाह 90 वर्ष का निधन हो गया था। उस वक्त तिहाड़ से शहाबुद्दीन को पैरोल पर लाने की मंजूरी नहीं मिली थी। हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले चल रहे हैं। 15 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिहार की सीवान जेल से तिहाड़ लाने का आदेश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी के खिलाफ तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस ZA हक और जस्टिस अतीम बोरकर की एक खंडपीठ ने कालाबाजारी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए एक डॉक्टर सहित 32 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में स्थानीय समाचार पत्र हितवा सिटी लाइन के 28 अप्रैल 2021 में एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर याचिका दर्ज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी के चलते हो रही दर्दनाक मौत पर कहा, आज दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण 8 रोगियों की दर्दनाक मौत से हम हिल गए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सख्त निर्देश जारी किया कि वो ये सुनिश्चित करे कि दिल्ली को आज 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवंटित मात्रा प्राप्त हो। इसके लिए चाहे कुछ भी करना हो। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने शनिवार को आयोजित विशेष बैठक में ये निर्देश जारी किया।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार 28 अप्रैल को सोशल मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इसके जरिए उन नागरिकों तक पहुंचा जा रहा है जिन्हें तत्काल मदद की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की खंडपीठ ने हालांकि कहा कि मीडिया का एक सूक्ष्म प्रतिशत राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है और इसके बजाय वो नफरत फैलाने वाले भाषणों, कवरेज को बढ़ावा देने में संयम रखने के बजाय सनसनीखेज खबरें प्रसारित करता है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने एक वकील के रिश्तेदार को आईसीयू में बेड न मिलने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि राज्य मौलिक अधिकारों की रक्षा के अपने मौलिक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। जिस वकील को आईसीयू बिस्तर की सख्त जरूरत थी, उसने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी ताकि मामले में सहायता प्रदान करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की जा सके। देश में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दी है। मालूम हो कि देश के कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह दिल्ली में भी कोरोना वायरस की वजह से हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। पिछले कई दिनों से 300 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले रविवार को एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की जानकारी दी थी। इसके तहत सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहना था, लेकिन कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की मतगणना को टालने से इनकार कर दिया, जो कल रविवार कोविड-19 महामारी के बीच होने वाली है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर मतगणना को कल होने की अनुमति दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आश्वासन दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि मतगणना केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई के दौरान पेश हुए एक वकील के जिसके रिश्तेदार की आईसीयू बेड न मिलने के कारण मृत्यु हो गई थी, अदालत ने ये कहते हुए अपनी सहानुभूति व्यक्त की, राज्य बुनियादी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में अपने मौलिक दायित्व में विफल रहा है, यानी अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन का अधिकार। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ को एडवोकेट अमित शर्मा के बहनोई के निधन की सूचना दी गई, जिन्होंने मदद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जहां तक दिल्ली के नागरिकों की जरूरतों का सवाल है, केंद्र सरकार की एक विशेष जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई करते हुए कहा, दिल्ली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शायद ही कोई प्रजातीय दिल्ली वाला है। केंद्र के रूप में आपकी एक विशेष जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालयों को सुनवाई के दौरान बिना सोचे समझे टिप्पणी करने से बचना चाहिए और साथ संयम बरतना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकता है और उनके बारे में गलतफहमी पैदा कर सकता है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये अवलोकन किया, जो कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहे थे। जब लगभग 4 घंटे की सुनवाई खत्म होने की कगार पर थी, तब भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोविड से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालयों द्वारा की गई कुछ कठोर टिप्पणियों के बारे में पीठ के समक्ष शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 10 मई से गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की है। अब सुप्रीम कोर्ट को गर्मियों की छुट्टियों के बाद 28 जून खुलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां 14 मई से होने वाली थी। शनिवार को कोर्ट ने जारी किया एक सर्कुलर। ये सभी संबंधित जानकारी के लिए प्रसारित किया गया है कि कोविड-19 संक्रमणों के खतरनाक उछाल के कारण बाढ़ से चर्चा की है और उस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के नियमों 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये निर्देश दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कैलेंडर की गर्मियों की छुट्टी 10 मई 2021 को शुरू करने के लिए पूर्व निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही माननीय न्यायालय सोमवार 28 जून को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद फिर से खुल जाएगा।
उसके बाद शनिवार 13 नवंबर 2021 माननीय न्यायालय का कार्य दिवस होगा। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।